हेलो दोस्तों, तो फिर एक बार स्वागत है आप सबका टारगेट एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट 2024 का पेपर, यानी सीटेट जनवरी 2024 का पेपर। यहाँ पर मैं सीडीपी के यानी पेपर फर्स्ट सीडीपी के 30 क्वेश्चन को डिस्कस करूंगी। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पर असर्शन दे रखा है। विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान एवं मूल्य देना चाहिए। बिल्कुल सही है। कारण विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। बिल्कुल सही है। अब आपको सही विकल्प चुनना है कि ए सही है लेकिन आर गलत है, या फिर ए और आर दोनों गलत है, या ए और आर दोनों सही हैं और जो ए है ए की आर सही व्याख्या करता है, या फिर ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए जो है वो आर की सही व्याख्या नहीं करता। बताइए क्या इसमें राइट ऑप्शन होगा? तो देखिए, इसमें राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 3, यानी ए जो है ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर जो है वो सही व्याख्या करता है कि विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। तो ऑप्शन जो 3 है वो आपका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि व्याख्यान देने और समझाने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है, या फिर प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण होती है, या फिर शिक्षार्थी जो है वो दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का जो है वो निर्माण करते हैं। अब देखिए, आप लोगों ने कई वीडियोस में देखा होगा, आपने नेगेटिव टैग वर्ड पॉजिटिव टैग वर्ड भी पढ़े होंगे। तो आपको समझाया गया था कि जहां पर टीचर सक्रिय हो, विद्यार्थी सक्रिय हो, वही शिक्षा एक सही शिक्षा मानी जाती है। तो देखिए, यहाँ पर शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, यानी ऑप्शन जो 4 है वो आपका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। देखिए, सही नहीं है पूछा जा रहा है। अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संशोधित होती है, या फिर अधिगम एक प्रक्रिया नहीं है अपितु एक उत्पाद है। अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से। बताइए इसमें कौन सा ऐसा है जो अधिगम के बारे में सही नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन जो 2 होगा वही राइट हो जाएगा कि अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है, ये सही नहीं है अधिगम के बारे में। तो ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास कैसा होता है। विकास बताइए क्या दर्शाता है? तो देखिए, चौथे ऑप्शन में आपको देखिए क्या दे रखा है, ऑप्शन दे रखे हैं कि रेखीय, समीपस्थ, दूराभिमुख, या फिर अराजक या शीर्षगामी। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन 2 होगा ये है समीप दूराभिमुख। विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। तो यह दर्शाता है कि विकास क्या है, समीप दूराभिमुख है। तो ऑप्शन 2 जो है वो आपका राइट हो जाएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। किस पहलू में की जाती है? 5 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस पहलू में समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। नैतिक विकास, गतिक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। तो यहाँ पर देखिए 5 का आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास, यानी संज्ञानात्मक विकास के पहलू में तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 है कि रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत
कि किस अवस्था में बच्चे इस तरह का तर्क देते हैं? बताइए कौन सी अवस्था हो सकती है? संवेदी चालक अवस्था, पूर्व चलन अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? बताइए कौन सी अवस्था हो सकती है? तो देखिए ये होगी आपकी पूर्व चलन अवस्था। ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन पूछा रहा कि समीपस्थ जो सिद्धांत है वह कहता है कि शैशवावस्था में, अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं कि भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है, या फिर सूक्ष्म गति कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है, अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं, या विकास सिर से पांव तक होता है? बताइए 7वें क्वेश्चन में क्या राइट होगा? तो देखिए 7वें क्वेश्चन में अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं, तो ये ऑप्शन जो 3 है ये आपका राइट हो जाएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? देखिए यहाँ पर भी असर्शन दे रखा है, कथन दे रखा है। शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं कि उनके उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। कारण क्या है कि पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों की जानकारी को सार्थक रूप से संशोधित करने में मदद मिलती है। बताइए इसमें जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए सही विकल्प देख लेते हैं कि क्या होगा। यहाँ पर ए सही है लेकिन आर गलत है, या फिर ए और आर दोनों गलत है, या ए आर दोनों सही हैं और ए की जो आर है वो सही व्याख्या करता है। बताइए इनमें से क्या ऑप्शन आपका सही होगा? तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन 3 है ये आपका राइट होगा। ए और आर दोनों ही सही है और जो ए है उसकी जो आर है वो सही व्याख्या कर रहा है, तो आपका ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या कह रहा है। बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। बिल्कुल सही है। कारण क्या है कि बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। अब इसमें सही विकल्प को चुनना है कि क्वेश्चन नंबर 9 में सही विकल्प क्या होगा। देखिए इसमें क्या है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। बच्चों द्वारा बचपन जो है अलग अलग संस्कृति में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो 1 होगा वो आपका राइट हो जाएगा। 9 क्वेश्चन में ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें भी देखिए असर्शन दे रखा है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। कारण क्या है कि लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। अब बताइए कि जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें क्या सही हो सकता है? ए सत्य है, आर गलत है, या ए और आर दोनों गलत हैं, या फिर ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है? बताइए क्या सही हो सकता है इनमें से? तो देखिए ऑप्शन जो 3 है वो आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन 3 ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है? देखिए सही नहीं पे आपको गौर करना है। कौन सा सही नहीं है? 11 नंबर पे, एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती सहयोग को बढ़ावा देती है। तो देखिए यही ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। लैब बैगोस्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश बच्चों में स्वयं नियमन के लिए महत्वपूर्ण है, अनुकूलन, संगठन, असंतुलन या फिर निजी भाग। तो देखिए बच्चों के लिए जो स्वयं नियमन के लिए महत्वपूर्ण है वो है निजी भाग, तो ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। जीन प्यादे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? बताइए कौन सी ऐसी अवस्था है? तो देखिए वो हो जाएगी आपके विकेंद्रीकरण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र को जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आंकलन करने में मदद करते हैं?
ऑप्शन है वे प्रश्न जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछते हैं, वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं, या फिर वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछते हैं, या वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। बताइए क्या इसमें से राइट होगा क्वेश्चन नंबर 14 में। तो देखिए इसका 4 ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं, वही बच्चे की योग्यता का मूल्यांकन करते हैं, आंकलन करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। बताइए कौन सा ऐसा कथन है जो परिभाषित करता है। तो देखिए वो आपका हो जाएगा 4 वाला, यानी भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर होते हैं। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित लिखा हुआ है। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है। इसमें देखिए किस प्रकार से होता है, तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 3 वाला। जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। बताइए किससे हो सकती है। तो देखिए इसमें जो राइट ऑप्शन आपका होगा वो होगा असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण, यानी ऑप्शन 1 जो है आपका वो राइट हो जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप अपनी जो क्वेश्चन है अपनी बुकलेट में आगे पीछे देख सकते हैं। हो सकता है ये आपको क्वेश्चन आगे पीछे मिले तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपका स्कोर कितना गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए बताइए इनमें से क्या ऑप्शन है जो सही बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए यहाँ पर 3 नंबर का जो आपका ऑप्शन है, 3 नंबर का ऑप्शन है कि विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना। ये आपका राइट हो जाएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज है वो अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह डैश को प्रदर्शित करता है। बताइए किसको प्रदर्शित करता है। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसमें है, तो इसमें देखिए जब बच्चों में लड़की लड़कों में भेद किया जाता है या किसी पुरानी मान्यताओं पर लोग चलते हैं तो वो जेंडर रूढ़िवादिता कहलाता है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से पठन वैकल्प की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है। पठन वैकल्प की एक विशिष्ट विशेषता यहाँ पूछी जा रही है कि कौन सी है। तो देखिए वो हो जाएगी ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। बताइए कौन सा कारक होता है जो समस्या समाधान को बढ़ावा देता है क्वेश्चन नंबर 21 में। तो देखिए निष्क्रिय अनुसरण हो नहीं सकता, प्रतिक्रिया सेट नहीं हो सकता, लेकिन अपसारी चिंतन ये आपका समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अपसारी चिंतन डैश जबकि अभिसारी चिंतन डैश। बताइए क्या हो सकता है इसमें क्वेश्चन नंबर 22 में। तो देखिए यहाँ पर कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है अपसारी चिंतन, एक सही समाधान पर स्थिर है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो 3 है आपका वो राइट हो जाएगा, ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जा सकता। किसे नहीं मान सकते। एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के लिए मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। देख लेते हैं इसमें क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है। विशेषता पूछी जा रही है आपसे कि निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है क्वेश्चन नंबर 24 में। तो देखिए यहाँ पर एक विशेषता बतानी है तो वो हो जाएगी आपकी यह सामयिक और विशिष्ट होती है। ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल को प्रतिनिधित्व करता है। सही मेल का बताइए क्या होना चाहिए इसमें से। तो देखिए इसमें आपका हो जाएगा पहला
संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने की कौशल। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। आंतरिक प्रेरणा का पूछा जा रहा है कि जो सही वर्णन करता है वो क्या हो सकता है। तो देखिए, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील कक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। प्रगतिशील कक्षा के बारे में पूछा जा रहा है कि एक प्रमुख सिद्धांत है वो क्या हो सकता है। तो देखिए, वो हो सकता है कि सीखना जो है वो प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। बाध्यता एक डैश स्थिति है जबकि अक्षमता एक डैश स्थिति है। बताइए इनमें क्या हो सकता है। क्या हो सकता है 28 क्वेश्चन में। तो देखिए, बाध्यता एक जो है जैविक स्थिति है जबकि अक्षमता एक कार्यात्मक स्थिति है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो 3 है ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर देखिए 29 में क्या पूछा जा रहा है। निम्न में से कौन सा आलंबन के उदाहरण है। बोलकर सोचो, संकेत एवं इशारे, आधा हल किया हुआ उदाहरण या रटकर दोहराव। बताइए कौन सा आलंबन के उदाहरण है क्वेश्चन नंबर 29 में। तो देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन 1 होगा आपका, क्या बोलकर सोचो, बी नंबर का संकेत और इशारे, तीसरा आधा हल किया हुआ उदाहरण या रटकर दोहराव, यही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए क्या पूछा जा रहा है। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। बताइए कौन सा स्तर है जब बच्चे अपना ही लाभ देखते हैं कोहलबर्ग के अनुसार। तो देखिए, वो है आपका ऑप्शन 4, यानी पहले स्तर के दूसरे चरण में बच्चे क्या होते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार इसमें बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और वो किसी को कार्य करने में अपना भला सोचते हैं, अपना लाभ देखते हैं कि इसमें उनको फायदा है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।